हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण कुमार गुरु कृपा कोचिंग सेंटर खिवांदी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे मॉडल पेपर 2023 जो विगत साल का मॉडल पेपर है, जिसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे उनके बारे में हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। जिसका पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। देखो, पहला क्वेश्चन है 12 व 15 का लशप व मशप ज्ञात करो। ये फर्स्ट क्वेश्चन है जो एमसीक्यूज के रूप में था और मैंने इसको एक अति लघुरात्मक क्वेश्चन बना दिया है। तो इसमें देखिए 12 और 15 का लशप और मशप किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है हमारे पास 12। तो देखो 12 का सबसे पहले आप अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखो 12 का कितना है, 2 का भाग जाएगा 6 बार, 2 का भाग 6 में 3 बार और 3 का भाग 3 में 1 बार। इसी प्रकार से 15 का आप लशप निकालने के लिए या मशप निकालने के लिए इसका भी अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग इसमें नहीं जाता है तो 3 का भाग देंगे 5 बार और 5 का भाग 5 में 1 बार। यहाँ पर देखो 12 के अभाज्य गुणनखंड, 12 के अभाज्य गुणनखंड जो है वो क्या है। देखो तो 12 के अभाज्य गुणनखंड में दो बार आया हुआ है तथा एक जो है वो एक ही बार है। तो कैसे लिखोगे, जितनी बार आता है उतनी घात। तो दो बार है इसलिए 2 घात और 3 एक बार है इसलिए 3 की घात 1। इसी प्रकार से 15 के अभाज्य गुणनखंड बराबर, तो 15 में देखो 3 और 5 है तो 3 और 5 लिख लो। अब आपको निकालना है लशप। लशप का मतलब होता है एलसीएम। क्या होता है, एलसीएम। तो एलसीएम देखिए, लशप या फिर इसको एलसीएम कहते हैं। और ये कैसे निकाला जाता है सुनना। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जिन दो संख्याओं का एलसीएम निकालना होता है उसमें जो गुणनखंड होते हैं ना, यानी जैसे इनमें 12 के अंदर गुणनखंड है 2 और 3, इसी प्रकार से 15 के अंदर अभाज्य गुणनखंड है 3 और 5। तो जो अभाज्य गुणनखंड होते हैं, इन अभाज्य गुणनखंड के सभी प्रकार जो यानी कि अभाज्य गुणनखंड के जो सभी प्रकार होते हैं उन सभी को लीजिए और उनके ऊपर बड़ी घात लगा दीजिए। तो ध्यान देना कैसे करेंगे। तो यहाँ पर देखो, एक तो अभाज्य गुणनखंड है 2, दूसरा है 3 और तीसरा है 5। ये है। तो देखो 2 है, 3 है और 5 है। मैंने इस 3 को दोबारा क्यों नहीं लिखा, क्योंकि दोबारा नहीं लिया जाता है इसमें। और ये जो है ना, फिर देखो 2 जो है, 2 के ऊपर मैक्सिमम अधिकतम घात कितनी है। तो अधिकतम घात कितनी है, 2 के ऊपर 2 ही है। और 3 के ऊपर एक घात यहाँ पर भी है और एक घात यहाँ पर भी है, तो इसकी घात 3 ही आएगी, 3 की घात 1 ही आएगी। और यहाँ पर 5 है तो 5 की घात 1 है, यानी 5 की घात 1। तो 2 की घात 2 का मतलब आप जानते हैं, जितनी घात होती है उतनी बार गुणा करना होता है। तो 2 का मतलब 2 × 2 हो जाएगा, × 3 × 5 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 तिये 12, 12 पंजे 60। ठीक है ना, ये हो जाएंगे। तो 60 आंसर आ जाएंगे इसके। इसी प्रकार से इसका क्या निकालना है, मशप। क्या निकालना है, मशप। मशप का मतलब होता है एचसीएफ। क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, तो एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो संख्या हमें दे रखी है उनमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं, यानी कि जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जैसे इसमें देखिए 2 यहाँ पर है लेकिन 2 यहाँ पर नहीं है, तो ये उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, इसलिए यहाँ पर उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है वो 3 है। ठीक है ना, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड लिया जाता है। एचसीएफ को निकालने के लिए उभयनिष्ठ गुणनखंड लेंगे और उभयनिष्ठ गुणनखंड के ऊपर अगर कोई किसी भी प्रकार की कोई घात लगी हुई है तो उसमें एचसीएफ निकालने के लिए आप छोटी घात का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर अगर इसमें जैसे मान लो घात यहाँ पर 5 होती और यहाँ पर 3 होती, तो 5 और 3 में छोटी घात कौन सी होती, 3 वाली। तो हम 3 के ऊपर 3 घात लगाते। लेकिन यहाँ पर देखिए दोनों की घातें समान हैं, तो यहाँ पर छोटी बड़ी कोई नहीं है, तो छोटी बड़ी जो भी घात है वो लगा दीजिए। यहाँ पर क्या है, 3 की घात 1 यानी 3, यह आंसर हो जाएगा। समझ गए। इस प्रकार से ये फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए फिर ये दूसरा क्वेश्चन, बहुपद 3x² + 4x - 2 के शून्यकों की संख्या कितनी है। शून्यकों की संख्या कितनी है।
इसके शून्यकों की संख्या कितनी है। तो देखिए जो द्विघात बहुपद होते हैं, द्विघात बहुपद में जो घात इसकी कितनी होती है, देखो कोई भी बहुपद हो उसकी जितनी घात होगी उसके उतने शून्यक होंगे। अगर यहाँ पर रैखिक बहुपद की मैं बात करता, यानी कि यहाँ पर x की घात अगर 1 होती तो उसका शून्यक 1 होता। यहाँ पर ये द्विघात बहुपद है यानी घात 2 वाला बहुपद है, तो इसके शून्यकों की जो संख्या होगी वो 2 होगी। यानी किसी भी बहुपद में चर राशि की जितनी घात होती है उतने उसके शून्यक होते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 2 शून्यक। कितने शून्यक, 2 शून्यक है ना, 2 शून्यक होंगे, 2 शून्यक, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस प्रकार से। तीसरा प्रश्न है मूल बिंदु के निर्देशांक लिखिए। तो मूल बिंदु क्या होता है, देखो ये हमारा एक कार्तीय तल है जिसे हम निर्देश तल भी कहते हैं। ये जो होता है ये ऊर्ध्वाधर अक्ष है जिसे हम वाई अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाई अक्ष को हम कहते हैं एक्स अक्ष। क्या कहते हैं, एक्स अक्ष। और जो एक्स और वाई अक्ष एक दूसरे को जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को हम कहते हैं मूल बिंदु। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। और इस मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो होते हैं 0,0। तो इसका आंसर क्या आएगा, ओ लिख सकते हैं और फिर 0,0, ये इसका आंसर होगा। ठीक है ना, इस प्रकार से। और आगे देखिए जो दूसरा क्वेश्चन, चौथा जो क्वेश्चन है वो देखिए। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है आपके कि यदि 2x प्लस वाई इक्वल टू 6 हो तो इसको संतुष्ट करने वाला हल है। यानी ये 4 हल दे रखे हैं इस समीकरण के लिए कि ये इनके हल है या नहीं है। ठीक है ना, हल के रूप में दे रखे हैं, चेक करना है कि ये इसको संतुष्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो अगर कोई बिंदु किसी रैखिक समीकरण युग्म को संतुष्ट करता है तो वह उसका हल होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो हल चेक करने के लिए इसको हम यहाँ पर संतुष्ट करवाएंगे। तो देखो सबसे पहले हमारा एक एक करके चेक करना इसमें होता है। तो यहाँ पर देखो 2x प्लस वाई बराबर 6, ये एक हमारा रैखिक समीकरण है। और एक एक करके हम यहाँ पर ऑप्शन को चेक करेंगे, जिसमें पहला है 1,2। पहला क्या है, 1,2। तो ध्यान रखिएगा कोई भी जो निर्देशांक बिंदु होता है, जो निर्देशांक होता है उसमें वो इस रूप का होता है x, y का। अर्थात जो पहला मान होगा वो x का मान होगा और जो दूसरा मान होगा वो y का मान होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि x का मान जो है वो तो है 1 और y का मान जो है वो है 2। ये जो x और y के मान हैं ये इसमें रखने हैं और रखने के बाद दोनों ओर देखना है कि क्या ये कथन सत्य बनता है या असत्य बनता है। तो हम इस प्रकार से देखेंगे। देखिए ये दोनों मान इसमें रखिए, जहाँ पर x है वहाँ पर x रखिए, जहाँ पर y है वहाँ पर y रखिए। तो यहाँ पर 2 इंटू x का मान हमारे पास 1 है प्लस और y का मान है हमारे पास 2 बराबर 6। तो यहाँ पर देखिए 2 इंटू 1 2 प्लस 2 बराबर 6। तो यहाँ पर कितने हो गए, देखो 2 और 2 4 बराबर 6। आप मुझे बताइए क्या 4 और 6 बराबर होते हैं, नहीं होते। तो यहाँ पर ये कथन क्या है, असत्य है। ये दोनों बराबर थोड़ी ना है, तो ये असत्य कथन है। और असत्य कथन होता है ना तो हल नहीं होता, हल नहीं होता। समझ में आई बात, हल नहीं होता। और अब ये तो नहीं है हमारा हल, दूसरा चेक कीजिए इसी प्रकार से। जैसे कि हमारा बिंदु जो है ब जो पॉइंट है, ध्यान देना ब वाला पॉइंट है हमारे पास और वो क्या है 2,1। क्या है 2,1 और यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर आपके 1 आ जाएगा। ठीक, इसमें देखिए फिर मान रखते हैं हम। इसी प्रकार से चेक करना आपको, अगर कोई प्रश्न ऐसा देता है तो इस टाइप से चेक करेंगे। तो यहाँ पर देखो x की जगह 2 रखना है प्लस y की जगह पर 1 रखना है और बराबर में कितने हैं 6। चेक करो 2 इंटू 2 4 हो जाएंगे और यहाँ पर 1 और बराबर में 6। तो ये दोनों 5 हो गए। क्या 5 कभी 6 के बराबर होता है, 5 क्या 6 के बराबर होता है, नहीं होता। तो ये भी हल नहीं है, हल नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों बराबर थोड़ी है, नहीं है। इसी प्रकार चेक कीजिए 2,2 के लिए। स जो है स पॉइंट, ये क्या है देखो 2,2, जहां पर x का मान जो है वो 2 है और y का मान जो है वो 2 है। ये जो मान है ना इसको इसके अंदर रखना है, तब हमें पता चलेगा कि ये इसका हल है या नहीं है। तो यहाँ पर देखो 2x का मान क्या रखना है 2 प्लस y का मान क्या रखना है 2 और बराबर में 6 है। तो देखो यहाँ पर 2 इंटू 2 4 हो गए, 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6, ये 4 और ये 2 और
6 बराबर में, तो 4 और 2 6, 6 बराबर 6। अब देखिए यहाँ पर 6 और 6 दोनों बराबर हैं, इसलिए यहाँ पर जो है अल है, अल होगा, ये अल होगा, ठीक है ना। तो इसका जो अल है वो कौन सा है, स ऑप्शन सही है। इसका अर्थ आप लिखेंगे विकल्प सी सही है, विकल्प सी या स, विकल्प स सही है। ये पांचवा है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 जहां a नॉट इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि, इसमें से कंडीशन बतानी है। तो आप सभी को अच्छी प्रकार से ज्ञात होगा कि ax² + bx + c बराबर 0 ये एक द्विघात समीकरण है और इस समीकरण के अंदर एक विविक्त कर होता है। क्या होता है, विविक्त कर। ये विविक्त कर जो होता है ये मूलों की प्रकृति को बताता है, यानी मूल कैसे होंगे, मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे, या फिर वास्तविक या बराबर होंगे, या काल्पनिक होंगे यानी वास्तविक नहीं होंगे। तो 3 प्रकार की कंडीशन है उसमें देखिएगा। तो ये b² - 4ac ये तो विविक्त कर का सूत्र होता है, और अगर यहाँ पर पहली कंडीशन है कि b² - 4ac अगर बड़ा है 0 से, बड़ा है 0 का मतलब यानी 0 से बड़ी संख्या अर्थात पॉजिटिव यानी प्लस का मान है, अगर इसका सूत्र में इसके ABC के मान रखने के बाद अगर आपको प्लस का उत्तर आता है तो आप कहेंगे 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। कैसे होते हैं, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे, 2 भिन्न वास्तविक मूल होंगे। इसी प्रकार से देखिए दूसरा जो है वो है b² - 4ac = 0। अगर b² - 4ac का मान 0 है तब हम कहते हैं कि 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं, 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं, वास्तविक मूल, 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं। इसी प्रकार से देखिए तीसरा b² - 4ac अगर लेस देन 0 है, लेस देन का मतलब 0 से छोटा, और आप सभी जानते होंगे कि 0 से छोटा जो मान होता है वो माइनस का होता है। किसका होता है, माइनस का। यानी कहने का मतलब ये है कि विविक्त कर का मान निकालने पर अगर उसका मान माइनस में आ जाए तो आप कहेंगे कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे, ठीक है ना, कोई वास्तविक मूल नहीं होंगे। तो ये कंडीशंस होती है। अब देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि मूल वास्तविक नहीं है। तो मूल वास्तविक नहीं किस कंडीशन में होता है, यानी b² - 4ac छोटा है 0 से अर्थात नेगेटिव होता है, तब कोई वास्तविक मूल नहीं होते। तो यहाँ पर देखिए तो ये कंडीशन कहाँ पर है, ये फर्स्ट के अंदर है। क्या है, ये देखिए, तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर अ सही है, ठीक है ना। इस प्रकार से इसको करेंगे। लिखने में टाइम वेस्ट नहीं करें, स्क्रीनशॉट ले ले, बाद में लिख दीजिएगा। आगे देखो यहाँ पर है समांतर श्रेणी 3, 7, 11, 15 के लिए सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको समांतर श्रेणी के बारे में सामान्य जानकारी होनी चाहिए। ये एक संख्याओं का ऐसा अनुक्रम होता है जिसमें 2 क्रमागत संख्याओं के बीच का अंतर हमेशा समान रहता है, जिसे हम सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्व अंतर। 2 लगातार संख्याएं होती है, उनको आपस में घटा दे तो एक निश्चित संख्या प्राप्त होती है, जिसे हम सार्व अंतर कहते हैं, और इसी के बारे में यहाँ पर पूछ रहा है। इसमें देखो a1 यानी पहला पद कितना है, 3 है, a2 कितना है, 7 है, a3 कितना है, 11 है, और a4 कितना है, 15 है। यहाँ पर देखिए आपको क्या पूछा गया, सार्व अंतर, और सार्व अंतर का सूत्र हम जानते हैं। सार्व अंतर जो होता है वो d है और इसका सूत्र है a2 - a1। a2 कितना है, 7 है, माइनस a1 का मान कितना है, 3, 7 में से 3 गए 4 है। ये आंसर होगा आपका। कितना सिंपल है, देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है। इसी प्रकार देखो 2 sin 45 और cos 45 का मान ज्ञात करो। इसका मान ज्ञात करना है। तो मैंने आपसे कहा था कि ये जो है ना, ये क्वेश्चन सारणी है, एक त्रिकोणमिति के अंदर 8वें चैप्टर में एक सारणी है, और उस सारणी से ये मान यूज करके हम सॉल्व करते हैं। तो देखो 2 sin 45 और फिर है cos 45 डिग्री, इनका मान निकालना है। देखो तो यहाँ पर देखो 2 तो 2 का 2 ही रहेगा। sin 45 का मान होता है 1/√2। कितना होता है, 1/√2। बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई है। यहाँ पर देखो फिर cos 45 मतलब 1/√2। तो आगे देखिए 2 का 1 से गुणा 2, 2 का वापस 1 से गुणा 2 आ जाएगा।
फिर यहाँ पर देखो √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा 2। आप सभी को पता है कि √2 का √2 से गुणा होगा तो √2 का स्क्वायर बनेगा, और आप सभी जानते होंगे कि स्क्वायर से रूट हटा सकते हैं और यहाँ पर आएगा 2। तो इस प्रकार से मैंने डायरेक्ट 2 लिख दिया है और 2 का 2 में भाग दिया एक बार, तो इसका आंसर क्या आएगा 1 आंसर आएगा। इस टाइप से ये प्रश्न करना है, ध्यान देना अच्छे से। अब आपका क्वेश्चन है 8वां, 3 + 2√5 एक खाली जगह संख्या है। ये किस प्रकार की संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय? तो आप सबको मैंने बताया हुआ है क्या, देखिए अपरिमेय संख्या क्या है। अपरिमेय संख्या देखो, अपरिमेय संख्या क्या होती है, रूट के अंदर या तो अभाज्य संख्या या तो अभाज्य संख्या कह सकते हैं। जो जितनी भी अभाज्य संख्याएं है वो अगर रूट के अंदर लिखी है उसका मतलब वो क्या है, अपरिमेय। क्या है, अपरिमेय। दूसरी बात, रूट के अंदर अगर अपूर्ण वर्ग संख्या है, अपूर्ण वर्ग संख्या, अपूर्ण वर्ग संख्या, एक तो होती है पूर्ण वर्ग संख्या, एक होती है अपूर्ण वर्ग संख्या। देखो पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है, जैसे कि एक किसका वर्ग है, 1 का। 4 किसका वर्ग है, 2 का। इसी प्रकार से 9 किसका वर्ग है, 3 का। 16 किसका वर्ग है, 4 का। 25 किसका वर्ग है, 5 का। इसी 256 किसका वर्ग है, 256 आपके 16 का वर्ग है। इस प्रकार से ये जो संख्याएं हैं जो किसी न किसी का वर्ग होती है, ये होती है पूर्ण वर्ग संख्या। क्या होती है, पूर्ण वर्ग संख्या। और इनके अलावा जितनी भी संख्याएं हैं वो सारी की सारी अपूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, और अपूर्ण वर्ग संख्याएं अगर रूट के अंदर दे रखी है तो वो भी क्या होता है, अपरिमेय होती है। क्या होती है संख्याएं, अपरिमेय। तो अपरिमेय की 2 चीज, एक तो ये याद रखनी है कि जो रूट के अंदर अभाज्य हैं वो भी अपरिमेय है, और जो रूट के अंदर अपूर्ण वर्ग संख्या है वो भी अपरिमेय है, ठीक है ना। और एक जिनका दशमलव प्रसार जो है, ऐसी संख्या है जिसका दशमलव प्रसार कैसा हो, अशांत अनावृत्ति हो, अशांत अनावृत्ति, या फिर अनावृत्ति को अन्वसानी भी कहते हैं, अन्वसानी मतलब शांत अशांत, है ना। तो जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति या अन्वसानी अनावृत्ति है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। और ये किस टाइप का होता है, जैसे कि 3.1415 इस टाइप से। ये जो है ना इस प्रकार का, यानी कि यहाँ पर रिपीट कुछ नहीं होता है, कोई संख्या बार बार नहीं आती है, या फिर यहाँ पर खत्म नहीं होती है पीछे, ठीक है ना। ये जो होते हैं वो अपरिमेय संख्या होती है। हम इस पर बात कर रहे हैं फिलहाल कि रूट के अंदर ऐसा कुछ है, अभाज्य संख्या या फिर अपूर्ण वर्ग संख्या। तो अभाज्य संख्या देखो, रूट के अंदर 5 आ गए, अभाज्य संख्या है, तो ये कौन सी होगी, अपरिमेय। क्या होगी, अपरिमेय, ध्यान देना है ना ये। इसी प्रकार देखो सभी व्रत कैसे होते हैं, समरूप या सर्वांगसम। सभी व्रत का मतलब कोई भी व्रत हो सकता है, जैसे एक छोटा ले लिया एक बड़ा ले लिया। तो समरूप और सर्वांगसम में क्या अंतर है, सर्वांगसम सर्व अंग सम यानी जिनके माप भी समान हो, और समरूप यानी रूप समान है, जो देखने में एक जैसा दिखता है, ये भी गोल है ये भी गोल है, तो ये जो है ना ये उसका आकार रूप मतलब रूप समान है इसका, ठीक है। तो ये आकार समान है इसलिए हम इसे समरूप कहते हैं। सभी व्रत क्या होते हैं, समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते, ठीक है ना। यहाँ पर ऐसा पूछा होता कि समान त्रिज्या वाले 2 वृत्त खाली जगह होते हैं, समान त्रिज्या वाले कहा होता तो सर्वांगसम लिखते, और सर्वांगसम आकृतियां समरूप होती है, ध्यान रखना। जितनी भी सर्वांगसम आकृतियां होती है वो समरूप जरूर होती है, ध्यान देना। जैसे tan 30 डिग्री है और आपके tan 60 डिग्री है, तो tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान होता है आपके 1/√3, और tan 60 का मान कितना होता है, √3। तो देखिए √3 से √3 कट गया, आंसर आएगा 1। क्या होगा, 1। तो इसका आंसर कितना होगा, 1। इस प्रकार से ये 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो आप अच्छे से ट्राई करना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आता रहूँगा। धन्यवाद।